बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीटी डिजिटल। पाकिस्तान की ज़रूरत ख़ुराक गंदम में, जो कि स्टेपल फूड है, सालाना ज़रूरत 29 मिलियन टन है और 26 की पैदावार का तखमीना होता है। गोया कि 3 मिलियन टन इंपोर्ट करनी पड़ती है। इस साल 3 मिलियन टन ऑलरेडी इंपोर्ट की जा चुकी है। क्या 3 मिलियन टन और इंपोर्ट करनी पड़ेगी? अगर हर साल 6 या इससे कुछ ज़्यादा मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है तो एग्रीकल्चर वो कंट्री कहाँ गई जो एक्सपोर्ट पे बड़ी नाज़ा थी? और कैनाल कमांड एरिया और यूनिवर्सिटियों की बीच पे रिसर्च, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान, जो कि फॉर्मल वाइस चांसलर हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, जो कि बड़ी एक प्राउड यूनिवर्सिटी थी बहुत से बीज बनाने में और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में बड़ी मदद और मुआवनत फराहम करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ है? ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जो ओवरनाइट नहीं हुआ है। ये बनते बनते यहाँ तक हम पहुँचे हैं। देखें, गंदम की जो खुराक की हमारी जो चैलेंज है, ये 1966 में बहुत एम्पलीफाई हुआ था जब यहाँ पे एक किस्म का कहत था। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज़ जो थी वो हमने बड़ी जल्दी से अडॉप्ट कर ली। डैम भी बने। डैम बने, नए बीज आए, खाद आई, ट्रैक्टर आए, मैकेनाइजेशन हुई, हार्वेस्टर तो नहीं आए थे, थ्रेशर आए, और उससे हम बड़ी जल्दी खुद कफ़ील हो गए। गंदम की जो दरामद है यानी इंपोर्ट, तो ये तो ऑफ एंड ऑन 2000 तक होती रही है। लेकिन 2000 के बाद हम गंदम की इंपोर्ट में नहीं गए। एक बुरा साल आया था 2008 का, जिसमें पहले एक्सपोर्ट की फिर इंपोर्ट की। लेकिन उसके अलावा ये पिछले 20 साल में हम गंदम में खुद कफ़ील थे। लेकिन जो पिछला साल गुज़रा उसमें जो हमारी फसल थी वो पिछले 3-4 साल से वहीं पे स्टैगनेंट थी, रुकी हुई थी। आबादी तो बढ़ रही है, हमारी ज़रूरियात बढ़ रही हैं, लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, इसके अलावा पोरस बार्डर हैं, स्मगलिंग भी होती है। तो ये अब जो एक किस्म का आप कह लें कि बड़ा सीरियस क्राइसिस बन चुका है। अभी आपने जैसे कहा कि अभी इस साल 26 मिलियन टन हो गए, 29 मिलियन टन हमारी ज़रूरत है। इसको अगर आप आगे थोड़ा प्रोजेक्शन को आगे लेके जाएं तो 2030 तक हमारी जो रिक्वायरमेंट है 34 टू 35 मिलियन टन, 34-35 मिलियन टन हो जाएगी। और इस वक्त 26 मिलियन जो है हमारी आउटपुट, ये पिछले 10 साल से तकरीबन स्टैगनेंट 24-25 रही है, इस साल 26 को टच करेगी। तो ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। सिल्वर लाइनिंग ये है कि हमारी जो एवरेजेस हैं और जो पोटेंशियल है उसमें बहुत फ़र्क है, और उस पोटेंशियल को अगर हम कम कर दें तो मैं समझता हूँ कि अगले 2030 2050 तक भी हम जो है इस सिस्टम को इस काबिल रख सकते हैं कि कम से कम जो 2 वक्त की रोटी है ये पूरी होती रहे। इसी कैनाल कमांड और इसी एरिया के अंदर अंदर आप ये बात कर रहे जी हैं। बिल्कुल। तो क्यों नहीं हम कर सके ये आज तक? देखिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो शेल्फ पे पड़ी है जो यूज़ नहीं हो रही। मसलन किसको नहीं पता कि गंदम का सीड जो है वो सही होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। 1 मिलियन टन सीड चाहिए हर साल गंदम की 21-22 मिलियन एकड़ के लिए प्लांट करने के लिए। अब दुनिया के स्टैंडर्ड ये है कि फार्मर जो है वीट का होम से सेव्ड सीड भी यूज़ करता है और रिप्लेस भी करता है। रिप्लेस करना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि सीड जो है उसकी डिटीरियोरेशन होती है होम सेड सीड की। तो अगर 50% इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उसके मुताबिक हम सीड रिप्लेसमेंट करते जाएं तो जो वैरायटी का पोटेंशियल है वो हम पूरा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा? इसके कानून मौजूद है। 1976 का सीड एक्ट है जो 2015 में अमेंड भी हुआ है, उसके सारे रूल्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये कानून जो है ये भी शेल्फ पे ही पड़े हैं। ये एक्सटेंशन का फेलियर है, रेगुलेटरी फेलियर है।
रेगुलेटरी फेलियर है, और इन वे एक्सटेंशन इस तरह से है कि फार्मर की तरफ से उतनी सख्त डिमांड भी नहीं है ना सीड रिप्लेसमेंट करने की वीट। जैसे मकई का हर साल वो सीड नया ले रहा है, अब चावल का सीड भी आज तकरीबन रिप्लेसमेंट में आ गया, फार्मर को पता चल गया कि हाइब्रिड सीड बेहतर है, वो अब पुरानी बासमती वगैरह से हटता जा रहा है। लेकिन गंदम में वो अभी भी होम सेव्ड सीड पे चल रहा है। एक तो ये एलिमेंट हो गया। तो ये ऑफ दी शेल्फ मैंने इसलिए कहा कि वैरायटियाँ तो मौजूद हैं लेकिन फार्मर तक नहीं जा रही, सीड का सिस्टम जो है वो कोलैप्स्ड है, फेल्ड है। दूसरी जो बात है कि फार्मर जब मैकेनाइजेशन नहीं आई थी ना, तो फार्मर बाकायदा उसको पोर कहते थे, केयर बाकायदा ड्रिलिंग हाथ से करता था। अब फार्मर जो हाथ से छटा देता है, और ये छटा जो है इसके दो सीधे नुकसान हैं। पहला नुकसान तो इसका ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा बीज इस्तेमाल हो रहा है। 10 से 15 किलोग्राम सीड जो है अगर वो ड्रिल हो जाए तो प्लांट पॉपुलेशन पूरी हो जाती है। छठे में 50 किलोग्राम सीड इस्तेमाल हो रहा है, यानी हम तकरीबन 250,000 टन जो वीट का सीड है वो उसमें एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। एक तो लॉस ये है। दूसरा लॉस ये है कि जब हम ड्रिल नहीं कर रहे तो ना सिर्फ ये कि पॉपुलेशन पूरी नहीं है, वो यूनिफॉर्म भी नहीं है, कुछ सीड कहीं ज़्यादा। हाँ ठीक है। सरफेस के ऊपर नहीं है। तीसरा ये है कि उसकी जो न्यूट्रिएंट अपटेक है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि सीड की गहराई डिफरेंट जाहिर है, जाहिर है। ठीक है। इसी तरह से उसके इरिगेशन के बेनिफिट भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये उसकी फिर यील्ड को सीधा मुतासर करते हैं। इसके बाद जो अगला काम हो रहा है वो ये है कि गंदम जो है वो पिछले 25-30 साल में कंबाइन हार्वेस्टर पे चली गई है। जो कंबाइन हार्वेस्टर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ये 30 से 35-40 साल पुरानी है। ये कंबाइन दुनिया में कहीं यूज़ नहीं हो रहा है। ये कंबाइंस के ऊपर एम्पिरिकल एविडेंस है कि 15 से 25% दाने जो वो वहाँ खेत में फेंक के आ जाता है। अब अगर सिर्फ सीड की रिप्लेसमेंट, ड्रिलिंग यानी ड्रिल से सीड हो, और हार्वेस्टर जो है वो ऑप्टिमाइज्ड हो, जो 15-20% दाने फेंकता वो ना फेंके, तो ये 3 मिलियन क्या, ये 6 मिलियन 8 मिलियन का लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा। रिकवर हो। इस पे कितना खर्चा चाहिए अगर आप कर्ज़े दें फार्मर्स को, और बिल्कुल आसान कर्ज़े हों, तो इस पे अगर आप इसे से कि आप चाहते हैं कि अगले 3 साल में ये प्रैक्टिस चेंज कर दी जाए और ये इक्विपमेंट फार्मर के पास पहुंच जाए, तो मैं ख़ुद एक ज़रई फैमिली से हूँ, मुझे याद है कि ट्रैक्टर वो वाउचर पे मिला करते थे, और एक दफ़ा एक फोर्ड था, फिर मैसी फर्गूसन होते थे, फिर उसके बाद फिएट आ गए, बाद में फिर सब ने फिएट लेने शुरू किया। सिंध में रूसी चलता है, रूसी अभी भी गन्ने के लिए जहाँ गन्ना जाना होता है वहाँ रूसी चलता है, बेलारस। तो इसका मतलब है कि हुकूमत बड़ी इन्वॉल्व होती थी। अब उस तरह से क्या है, मतलब कितना खर्चा है और उसके लिए क्या किया जाए कि फार्मर के पास दोबारा वही मशीन जो पहुँच जाए? देखिए, एक इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि फार्मर की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जो स्मॉल फार्मर है ना वो इस इक्विपमेंट को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये पहले भी जो हार्वेस्टर हैं सारे सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ज़रूरत है कि उन सर्विस प्रोवाइडर्स को अनेबल किया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए, या उनको कोई सब्सिडी दी जाए जिससे ये हार्वेस्टर जो है फेज आउट हो जाए। ये जंक है, ये जंक में चले जाएँ और प्रॉपर हार्वेस्टर आ जाए। जॉन डीयर के फिर रहे होते हैं मैंने जो सबस जॉन डीयर के जो प्रेजेंट है वो स्टेट ऑफ द आर्ट अगर हो तो फिर तो नथिंग लाइक दैट। ये हॉलैंड है, एक पुरानी कंपनी है। अच्छा, वहाँ से ये हॉलैंड से नहीं, कंपनी का नाम हॉलैंड है, ठीक। हॉलैंड के हैं सारे, और ये 40 साल पुरानी चीज़ें हैं और ये बिल्कुल इनएफिशिएंट है। तो ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि फार्मर की अपनी इक्विपमेंट लेने की, मेंटेन करने की और उसको इकनॉमिकली यूज़ करने की कैपेसिटी नहीं है छोटे फार्मर की, 90% की नहीं है। तो आप बाकी 10-12% को बेशक फैसिलिटेट कर दें, लेकिन 90% के लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर्स है उसके ज़रिए ये चीज़ें लानी पड़ेंगी। मतलब इसकी कोई सिस्टम आपको सोचना पड़ेगा। सिस्टम देखें ना, वो मौजूद है ग्राउंड पे, उस सिस्टम को रिप्लेस करें, रीवैम्प करें। और जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट उसमें को अपना फुटप्रिंट लाए ना, गवर्नमेंट का फुटप्रिंट नहीं है उसमें। फुटप्रिंट नहीं, पहले तो सारा था ही गवर्नमेंट का फुटप्रिंट। नहीं। अच्छा, दूसरी ये बताएं कि इसके अलावा क्या मसला है? ये हमने गंदम में इसके अलावा जो मसला है वो एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन है मार्केट मसला है। देखें, पिछले साल 1300 आड़ती को हम सिर्फ ब्लेम जो करते हैं, ये भी शायद मेरे ख्याल में ओवर सिंप्लीफिकेशन है। ये इसमें मेरे ख्याल में बड़ा कार्टल आता है, जैसे अभी वो आजकल बात हो रही है कि वो सिटा हो गया या होर्डिंग है ना बेसिकली,
फ्यूचर की फ्यूचर्स है फ्यूचर्स की फ्यूचर्स में कोई बुराई नहीं है, होर्डिंग में बुराई है, और ठीक है ना। फ्यूचर्स की मार्केट तो दुनिया में जो है वो चलती है, स्टॉक एक्सचेंज में भी है। स्टॉक एक्सचेंज चलती है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होती है। हाँ, ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसपेरेंट पता होता है किसके पास कितने स्टॉक पड़े हैं। यहाँ स्टॉक जो है वो कंसील्ड है, ये है फ़र्क। फ्यूचर्स में है ये भी फ्यूचर ही, ये मैनिपुलेशन है। अच्छा, लेकिन जो हमारे पास ये पिछले 1.5 साल की जो एक्सपीरियंस है ना, अब मैं समझता हूँ कि इससे सख्त सबक लेने की ज़रूरत है। 1300 रुपये में दफ़ा 44 लगा के पिछले साल गंदम ख़रीदी गई, और 2 महीने के अंदर अंदर वो 1800, 2000 और 2500 तक गई। तो दरमियान का आदमी पैसे कमा गया। ना प्रोड्यूसर को फ़ायदा हुआ ना कंज्यूमर को। प्रोड्यूसर भी बेचारा किसान है और कंज्यूमर आम आदमी है। तो ये जो है ना, मार्केट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें रेगुलेटरी, मेरे ख्याल में फ्री मार्केट हम सब सपोर्ट करते हैं। हम जितने भी हमारे जैसे थोड़ा बहुत हम समझते हैं अपने आप को पढ़े लिखे लोग, या जो हम समझते हैं एक्सपोजर है हमारा, हम समझते हैं फ्री मार्केट होनी चाहिए। फ्री मार्केट है, पर फ्री मार्केट में पनापली कंट्रोल भी होता है ना। अब फ्री मार्केट में कार्टलाइजेशन को भी रोका जाता है। फ्री मार्केट में ये जो सट्टेबाजी है, बल्कि जो फ्री वर्ड है हाँ उसमें तो मुझे याद है कि सिर्फ अगर एक कंपनी हो हाँ तो कार्टल बनाने का तो सवाल ही नहीं रहा। हाँ वो उसको रेगुलेट करने के लिए अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस करके प्राइस कंट्रोल करवाते हैं, हाँ, बिल्कुल। और अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस को वो उससे ज़्यादा बुरा ये तो हुआ। आगे अब बताएं पाथ फेज़ इसका। आगे अब हम सोचते हैं कि अब इसको आगे ले जाया जाए। व्हाट आर द पाथ फेज़, किन रास्तों से गुजर के हम पहुँच देखिए, सकते हैं? हमारा एंड ऑफ द डे जो ज़रूरत है वो ये है कि हमने अपनी जो पॉपुलेशन है उसकी खुराक की ज़रूरत पूरी करनी। खुराक की ज़रूरत जो 2100-2200 कैलोरीज भी हैं, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें एडिबल ऑयल भी है, उसमें दालें भी हैं, उसमें एग और पोल्ट्री भी है, और दूध भी है। अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी तो बैलेंस्ड डाइट होगी, और लोगों की खुराक जो है बैलेंस्ड होगी, तो हेल्दी पॉपुलेशन होगी। जो कि अब हम सब जानते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर बड़ा काम किया, 40% लोग तो जो है वो वैसे ही माल नरिश्ड है। तो ये हमारी जो एक फ़िलासफ़ी है ना कि सिर्फ गंदम से ये ठीक हो जाएगा। पहली तो बात ये है, गंदम जो है वो स्टेपल है, जो बैकबोन है खुराक की वही है, लेकिन सिर्फ गंदम से ये ठीक नहीं होगा। और गंदम को आपको मज़ीद डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, डाइट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। सॉरी, देखिए, दुनिया में जो न्यूट्रिएंट रिच डाइट्स हैं ना, उनमें वीट जो है थर्ड कंपोनेंट है। देयर इज़ इक्वल, उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन है सोयाबीन की, कॉर्न की, पोटैटो की। ये सारे स्टार्च और प्रोटीन के नेचुरल सोर्सेज हैं। हमारे यहाँ पोटैटो जो है वो अभी भी सब्ज़ी की फार्म में इस्तेमाल हो रहा है, जबकि वो अब शाफिया के बच्चे अब खाते हैं चिप्स और चिप्स खाते हैं, और वो ओवर डूइंग हो रही है, ओबीस हो रहे हैं। दैट्स अनदर फिर फार्म ऑफ बाजार से लेके खाते हैं, उसमें वो मसाले और वो भी राइट, और केमिकल्स, ओबीस्ट, यू नो, दैट्स अनदर फार्म। ओबेसिटी इज अनदर फार्म ऑफ डिजीज़। अच्छा, तो पोटैटो की जो है वो इनटेक बढ़ाई जाए, डेली जो हमारी खुराक है। लेकिन उससे बढ़ के हमें ये देखना है कि एनर्जी फूड जो है, डेंस एनर्जी डेंस जो फूड है, उनकी जो अब इनटेक है हमारी नॉर्मल डाइट में, वो कैसे बढ़ाई जाए। चावल किसी ज़माने में हमारे होता था सेरेमनीज़ के लिए, अब चावल हर रोज़ खाया जाता है हर घर में। मकई सारी सर्दियां देहातों में उसकी रोटी खाई जाती थी, वो नहीं है, वो चली गई। उसको वापस कैसे लाया जाए, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से चावल, मकई, कपास, कमाद खरीफ की फसलें हैं, इसी तरह से सारी दुनिया में सोयाबीन भी खरीफ की फसल है। लेकिन हमारे यहाँ सोयाबीन पे कोई काम नहीं हुआ। और दुनिया में जो साइंस सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही है क्वांटिटीज़ एंड क्वालिटी के बैलेंस को, वो दो क्रॉप्स हैं, वो कॉर्न और सोयाबीन है। हमें कॉर्न में जो हमारी जो हुई है तरक्की, वो हुई है बेसिकली पोल्ट्री फीड की वजह से। अब बाहर भी कौन तो वो जानवरों को खिलाते हैं और फिर फार्म से गोश्त लेते हैं, वहाँ भी ज़्यादा कौन तो इसीलिए इस्तेमाल होती है। नहीं, इससे बहुत जो साउथ अमेरिका है उसका स्टेपल है कॉर्न। अच्छा, स्टेपल। ठीक है। मुझे इसलिए याद है कि एक दफ़ा कौन से उन्होंने फ्यूल बनाना शुरू किया
तो फिर उसे अबंडन इसलिए कर दिया कि वो बीफ की ज़रूरत पे वो बैलेंस नहीं कर सके। वो जब फ्यूल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी कि बायोडीजल जो है वो इकोनॉमिकल हो गया। वो 2007-8 यहाँ कहीं 6-7 अराउंड अराउंड दैट हुआ था। उसके बाद फिर वो फिजिबल नहीं रहा, इकोनॉमिकल नहीं रहा। अगर इकोनॉमिकल होता तो चलता रहता। लेकिन कॉर्न जो है उसका बहुत बड़ा जो डाइट में यूज़ है वो कॉर्न ऑयल का है, कॉर्न स्टार्च का है। और आप अभी खोलें वेबसाइट और देखें इरफान का कॉर्न फ्लावर, जो इस साल पहली दफ़ा कोई 1600-1800 को टच की है कॉर्न की प्राइस। इसकी पिछले 10 साल की आप देख लें, इसकी प्राइस रेंज कर रही है 800-900 हज़ार में। इस साल ऑलमोस्ट डबल हुई है। इसको ब्लेंड क्यों ना किया जाए वीट में? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 20% फ्लावर ब्लेंडिंग हो अगर, और वो उसकी एक्चुअली न्यूट्रिशन क्वालिटी को रिच करेगा। तो इसकी एक तो ब्लेंडिंग जो है लो हैंगिंग फ्रूट है। दूसरा जो एडिबल ऑयल की मैंने बात की है, लेकिन मैं जो आपके सामने बात रखना चाहता था, ये प्राइस का मैंने जिक्र इसलिए किया है कि अगर ये एवरेज प्राइस इसकी 1600-1800 पर 40 kg रखी जाए तो ये तकरीबन किलो बनता है 400-500 रुपये का। 4-5 रुपये का, 4-5 रुपये का 4-5 रुपये का किलो बनता है। ठीक है, अब अभी आप निकालें रफ़ान के वेबसाइट में जाएं और वो जो ये किचन वाले टीवी चैनल चल रहे हैं, वो हर चीज़ को कॉर्न फ्लावर में करके डिप, तो फिर उसके बाद वो उसको कर रही हैं दूसरे तेल में फेंक। ठीक है, वो जो कॉर्न ऑयल डब्बे में मिल रहा है ना, वो 500 ग्राम या 300 ग्राम का पैक है जो 300 रुपये में मिल रहा है। हाँ, ठीक है, और मैं ये तो चक्की में पिसने वाला दाना है। इसको क्यों नहीं हम कॉमन आदमी को समझाते हैं कि ये टीवी वाली मोहतरमा जो है वो फैशनेबल किचन में जो दिखा रही है अशराफिया के लिए, वो एक प्रोडक्ट बेच रही है और प्रोडक्ट बेच रही हैं। आपके घरों में भी ये खाया जा सकता है और ये उतना ही इकोनॉमिकली फिजिबल है और न्यूट्रिशनली बेटर है जितनी गंदम है। इसके ऊपर आउटरीच होनी चाहिए, इसके ऊपर टीवी के प्रोग्राम होने चाहिए। इसको कैसे प्रमोट किया जाए, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि न्यूट्रिशन क्वांटिटी और क्वालिटी बेहतर होगी, वीट से प्रेशर हटेगा। चावल ने किसी हद तक वीट का प्रेशर लिया हुआ है क्योंकि चावल लोग खाते हैं हम, लेकिन कॉर्न जो है वो चावल से बेहतर अल्टरनेटिव है। तो मेरा है कि ये बहुत स्ट्रांग विश अच्छा, है। ये बताएं कि ये जो ये तो ठीक है, लेकिन हुकूमत के फुटप्रिंट की जो हम बात कर रहे थे उसका क्या किया जाए? क्योंकि देखें, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इंडिया हमसे वे अहेड है। वो अब इस तरह सोच रहे हैं कि इतने % लेबर जो है वो यहाँ काम करे, बाकी लेबर बाहर काम करे और साइलोज बने और कॉरपोरेट फार्मिंग हो। राइट, और वो उसके ऊपर उन्होंने 3 लॉ पास किए हैं जिसके खिलाफ ये सारा चल रहा है। लेकिन मैं इन प्रिंसिपल समझता हूँ कि ये उनका इनिशिएटिव सही है, लेकिन इसको अब सोशली वो नहीं कर सके ना। सोशली एक्सेप्टेबल इंडिया में जो होगा, मेरा ज़ाती ख्याल है, शायद गलत हो, बाकी सब कॉन्टिनेंट में भी वही होगा। वहाँ पे गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव लगता है कि फेल हो गए, नहीं हो सका, क्योंकि पंजाब वोलेटाइल स्टेट थी, अलहदगी पसंदी हुआ फॉर वेरियस रीजंस। तो अब गवर्नमेंट के फुटप्रिंट के लिए यहाँ पे आप क्या देते हैं? देखिए, एक्चुअली गवर्नमेंट का फुटप्रिंट जितना कम हो अच्छा है। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की रेट भी तो है ना। ये 1300 से 1800 पर गई और चुप करके गवर्नमेंट देखती रही, खामोश तमाशाई। और फिर ये पिछले 6 महीने में बताते रहे कि पिछले साल दफ़ा 44 लगी थी, इस दफ़ा नहीं लगेगी, वो फिर लग गई खरीदारी के वक्त। खरीदारी में क्यों लगाई है? यानी गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है, बट एट द रॉन्ग टाइम एंड रॉन्ग प्लेस। आप ये समझते हैं कि एक तो वो कहते हैं ना कि अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट, एक तो अंडरस्टैंडिंग पूरी उस तरह से नहीं, एक्सपर्ट होनी चाहिए। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि रेगुलेटर का काम उस तरह कम्युनिकेट नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं रेगुलेटरी फेलियर है। रेगुलेटरी फेलियर है, बिल्कुल। कोई एक बात बताएं वन लाइनर के जिसको अडॉप्ट किया जाए। मैं यही कहूँगा कि मार्केट को ठीक कर, मार्केट को ठीक है, और हर कमोडिटी की मार्केट की
जो स्कीम ऑफ थिंग्स है वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट है, वो मार्केट, उस मार्केट को अंडरस्टैंड करने वाला को आपके पास एक्सपर्ट होना चाहिए। हर कमोडिटी का, बिल्कुल ठीक, हर कमोडिटी की डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है। हाँ वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डॉक्टर साहब के साथ मेरा ख्याल है हम कपल ऑफ प्रोग्राम्स और भी करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि मुझे ये फील हो रहा था कि एक एक बात के अंदर पूरा पूरा प्रोग्राम है, क्योंकि ये तो पूरा कल्चर चेंज करने की इसमें बात है। लेकिन निकला फिर वही यही है कि गवर्नेंस है, कि आप अंडरस्टैंड करें चीज़ को और उसको टफ़ रेगुलेशन के ज़रिए उसको आगे इम्प्लीमेंट करें, ताकि आगे ये मामला ठीक हो सकें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप तक प्रोग्राम वक्त तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।